हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। जब किसी औरत का शौहर परदेश में रहता हो तो उसकी सारी जिंदगी बस रुलते हुए ही गुजर जाती है, कभी शौहर की याद में तो कभी उसकी वापसी का इंतजार करते हुए। खुशी और तकलीफ के हर मौका पर वो खुद को तन्हा पाती है और फिर ऐसे रास्ते की मुसाफिर बन जाती है जो न सिर्फ गलत होता है बल्कि गुनाह का रास्ता भी होता है। अक्सर मर्द समझते हैं कि औरत पैसे की भूख, लेकिन ये बात दर हकीकत गलत है। औरत मोहब्बत की भूखी होती है और उसे जहां से मोहब्बत मिलती है वो उसे दामन भर कर वहीं से समेट लेती है। एक औरत शौहर के बगैर तन्हा नहीं रह सकती। इसके लिए हर रात कांटों पर गुजारने जैसी होगी। दिन भर की सारी थकन उतारने के लिए उसे शौहर का कांधा चाहिए होता है, और अगर वो कांधा मयसर ना हो तो वो किसी गैर मर्द के कांधे पर सर टिकाने पर भी आर महसूस नहीं करती। कहने को ये औरत की बेवफाई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये औरत के साथ ही जुल्म है कि उसे महरम का कांधा नहीं मिलता और ना महरम का कांधा लेने के लिए उसे बदकिरदार ठहरा दिया जाता है। मेरी ये कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी भाभी है, जिसने तन्हाई और जज्बात के हाथों मजबूर होकर वो कदम उठाया कि जिसके बारे में बात करना इस कदर वक्त की जरूरत है। मेरी भाभी का नाम राबिया है। वो अक्सर ही उदास और परेशान नजर आती थी। कई दफा तो मैं इन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा था। मुझे लगा था कि वो भाई को याद करती हैं, जब भी तो छुप छुप कर आंसू बहाती हैं। लेकिन ना ही मैंने कभी इनसे ये बात पूछी थी, ना ही भाभी ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही थी। वो सारा दिन खामोशी से घर के काम काज करती और फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और इनके कमरे से सिसकियों की आवाजें आने लगती। दरअसल भाई शादी के अगले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और अब वो 5 साल पहले से लौट कर नहीं आ सकते थे। इस एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने शौहर के बगैर 5 साल गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन भाई ने ये सिर्फ शादी अपने और अपने खातिर की थी, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी के बाद बिल्कुल तन्हा हो गया था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की जरूरत थी। भाई जो बड़ी बहन की शादी के लिए आए थे, उन्होंने साथ ही जाने से पहले खुद भी शादी की और भाभी को मेरे हवाले छोड़ गए। तब से भाभी बिल्कुल अकेली थी और मैं ही इनका ख्याल रखता था। वो एक दरमियानी उम्र की औरत थी और रिश्ता ना मिलने की वजह से उनके घर वालों ने मेरे भाई के साथ उन्हें रुखसत कर दिया था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी। एक रात मैं सोने के लिए लेट रहा था कि भाभी ने मुझे अपने कमरे में आवाज देकर बुलाया। रात के इस पहर न जाने भाभी को मुझसे क्या काम पड़ गया था। यही सोचकर मैं तेजी से भाभी के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि भाई ने जाते हुए भाभी की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर डाल दी थी और कहा था कि मेरे पीछे मेरी बीवी की हर जरूरत का ख्याल रखना। और मैं तो दिलो जान से भाभी की हर जरूरत का ख्याल रखता था, क्योंकि भाई के पैसे पर मैं अय्याशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई भी शिकायत भाई तक ना पहुंचाए और भाई कभी परदेश से वापस आने की बात ना करे, क्योंकि भाई की वापसी पर मेरी अय्याशी के भी सारे दरवाजे बंद हो जाते। भाई ने जब भी कभी वापस आने की बात की थी तो हम बहन भाइयों ने कोई ना कोई खर्चा खड़ा करके उनकी वापसी को रोक दिया था। इसीलिए भाई पिछले 20 सालों में कभी हमेशा के लिए वतन वापसी का सोच ही नहीं सके थे। अब भी रात के 12 बजे के वक्त भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि भाभी को कोई जरूरी काम होगा। लेकिन वहां जाकर मैं कुछ ठटक गया, क्योंकि भाभी अपने बिस्तर पर ऊंधी लेटी हुई थी। मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया और भाभी को आवाज देकर कहा, जी भाभी कोई काम है। मुझे लगा था मेरी आवाज देने पर वो उठकर बैठ जाएंगी और हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को छुपा लेंगी, क्योंकि वो सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी उन्हें इस तरह नहीं देखा था, मगर मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगी, नदीम अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वो अभी भी बिस्तर पर ऊंधी ही लेटी हुई थी। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थी। मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था और पहली दफा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। अम्मा को मैंने बचपन में ही खो दिया था और उसके बाद अब्बा ने मुझे संभाला था, लेकिन मैंने कभी अब्बा को भी इस तरह नहीं देखा था। भाभी ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ मुझे देखा और फिर झुकी हुई नजरें देखकर कहने लगी, नदीम शर्माने की बात नहीं है, इस घर में तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो और मेरे अच्छे बुरे के साथी हो। मेरा शौहर तो परदेश में है, लेकिन तुम हर वक्त यहाँ मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरा साथ दोगे। भाभी की बात पर मैंने ना समझी से उनकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मेरी कमर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो और इनके सर का दर्द तो तुम चुटकियों में ठीक कर दिया करते थे। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया।
क्योंकि ये बात वाकई ही हकीकत थी कि भाई जब यहाँ होते तो हर वक्त मुझसे अपने सर का मसाज करवाते, लेकिन मैंने कभी इनकी कमर का मसाज नहीं किया था। और वो भाई थे, ये भाभी। मैं भाभी की कमर का मसाज किस तरह कर सकता था? भाभी ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया कि भाभी किस किस्म की औरत है जिसे अपने देवर से मसाज कहते हुए शर्म भी महसूस नहीं हुई, जबकि ये कोई मुनासिब बात तो नहीं थी, एक औरत का एक मर्द से मसाज करवाना, और वो भी अपने देवर से। भाभी को इस तकलीफ सही, लेकिन मैंने नजदीक ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कोई और वक्त होता तो मैं साफ लफ्जों में न सिर्फ इनकार करता बल्कि भाभी को इस बात पर खरी खोटी भी सुनाता। लेकिन इस वक्त तो मैं भाई के टुकड़ों पर पल रहा था, इसीलिए भाभी के आगे जुबान चलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, और ना ही मैं इन्हें इनकार करने की हिम्मत रखता था। भाभी ने इशारे से ड्रेसिंग टेबल पर रखी बोतल मुझे दिखाई और कहने लगी कि ये अच्छा ही तेल है, बहुत। बस तुम इससे मेरी कमर का मसाज कर दो। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू चमक उठे और मुझे लगा कि शायद वो बहुत तकलीफ में है। मेरे अंदाज में हिचकिचाहट थी, लेकिन मैं भाभी को इनकार नहीं कर पाया। मैंने वो तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर इनके करीब ही बैठ गया। धीरे धीरे तेल उनकी कमर पर डालकर मैं मालिश करने लगा। अलबत्ता मैंने अपनी नजरें झुका रखी थी और खुद को किसी भी तरह के जज्बात को महसूस करने से रोक रखा था। मेरे हाथ भाभी की कमर पर तेल लगाते हुए बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आज तक बहुत से कामों में भाभी की मदद की थी, लेकिन भाभी ने कभी मुझसे इस तरह की कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं जैसे जैसे तेल लगा रहा था, भाभी की अजीब सी आवाजों से कमरा गूंजने लगा था, जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा था और मैंने भी उनके चेहरे पर नजर नहीं डाली थी। शर्म के एहसास से तो मेरा चेहरा ही सुर्ख हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह मंजर से गायब हो जाऊं, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं भाभी को इनकार करता और ये बात भाई को पता चलती कि मैंने भाभी के किसी हुक्म को नहीं माना है, तो मेरी अच्छी खासी जेब खर्ची बंद हो जाती, जिससे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी अय्याशी करते थे। फिर भाभी की मुझ पर इनायतें अलग थी। भाभी ने मुझे कभी किसी चीज से नहीं रोका था। मैं बेधड़क भाभी से एक्स्ट्रा पैसे मांग लिया करता था और भाभी आगे से सवाल भी नहीं करती थी। काफी देर तक मैं भाभी की कमर का मसाज करता रहा और भाभी की आवाजों से कमरा गूंजता रहा। इसके बाद शायद भाभी को नींद लग गई थी, क्योंकि उनकी आवाजें आना बंद हो गई थी, और फिर मैं उठकर उनके कमरे से खामोशी से बाहर निकल आया। मेरा दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। पहली दफा मैं किसी औरत की कुर्बत को महसूस करके आया था, और इस बात ने मेरे अंदर एक अलग आग लगा दी थी। भाभी का बारीक सा लिबास और उनकी खूबसूरत रंगत ने मुझे अजीब ही नशे में डाल दिया था। और फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया कि वो मेरे भाई की बीवी है, तो मैंने तौबा तौबा की और सोचा कि अब आइंदा मैं भाभी के कमरे में रात के वक्त नहीं जाऊंगा। अगली सुबह नॉर्मल सी हुई थी। भाभी ने वही पूरी तरह से दुपट्टा पहन रखा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। फिर मेरे आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, नदीम, तुमने तो मेरे सारे दर्द दूर कर दिए। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, असल में आप सारा दिन घर के काम अकेली करती हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ काम में हाथ बटाऊं या फिर आपको कोई मुलाजमा रख ले। मेरी बात सुनकर भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई आएंगे ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी के लफ्जों का मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन वो वापस बावर्ची खाने में चली गई थी। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया था। मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में भाभी चलती रही थी। दोपहर को मैं घर लौटा तो आपा भी घर आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह मौका पाकर इन्हें भाभी के मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन भाभी और आपा मिलजुल कर बातों में ऐसी मगन थी कि आपा ने मुझ पर तवज्जो ज्यादा नहीं दी थी। भाभी और आपा की काफी दोस्ती हो चुकी थी। भाभी आपा को सर आंखों पर बिठाती थी। कुछ देर बाद आपा ये कहकर चली गई कि उनके शौहर का काम से आने वाले होंगे, और मैं इन्हें मसाज वाली बात ना बता सका। कुछ देर आराम करने के बाद मैं कमरे से निकला तो मैंने देखा कि भाभी कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वो कपड़ों की बाल्टी उठाए छत पर जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई कि वो सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ भी छत पर जाना पड़ रहा था। मैंने फौरन भाभी को आवाज दी और बाल्टी उनके हाथ से ले ली। भाभी का सारा वजूद पसीने से शराबोर था, क्योंकि गर्मी की शिद्दत थी, और फिर कुछ कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी गीला हो गया था। मैंने भाभी के वजूद से नजरें चुराई थी और बाल्टी लिए छत पर पहुंच गया था। फिर मैंने इन्हीं के साथ सारे कपड़े भी रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे चले आए। भाभी कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी, जैसे इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैंने खुद भाभी से कहा कि अगर आपको कहें तो मैं किसी डॉक्टर के पास आपको ले चलता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी कमर में ज्यादा दर्द है। मेरी बात पर वो उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, ये मेरी गलतियों का नतीजा है। भाभी की बात सुनकर मैं चौंक कर उन्हें देखने लगा, तो वो कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, और फिर अपने कमरे में चली गई।
पिछले कुछ दिनों से भाभी की हर बात मेरी समझ से बाहर थी। वो मेरे लिए मुअम्मा बन गई थी। कभी-कभी तो ऐसा लगता जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही। दोपहर खत्म हुई और गर्मी का जोर भी टूटा, तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं भाभी के चाय का कहने उनके कमरे के करीब गया तो अंदर से मुझे भाभी की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो रोते हुए किसी से कह रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है इसके ज़िम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में आकर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है। भाभी की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया था। ये जाने वो किससे बात कर रही थी। यकीनन वो जो कोई भी था, भाभी वो भाई नहीं थे, क्योंकि भाभी भाई को आप कहती थी और वो फ़ोन पर जिससे बात कर रही थी उसे तुम कह रही थी। और भाभी की बातों का जो मफ़हूम मुझे समझ आया था, वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या भाभी की कमर में दर्द की यही वजह थी कि वो किसी और के साथ गलत तरीकों से? इससे आगे का सोचकर ही मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। वापस अपने कमरे में मैं चला आया था। समझ नहीं आ रहा था ये बात किससे कहूँ। बिना सोचे समझे ही मैंने भाई को फ़ोन लगा दिया। मेरी आवाज़ सुनकर भाई खुश हुए और खैर खैरियत करने लगे। मैंने भाई से कहा कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते? मेरी बात सुनकर वो चौंके, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ऐसी कोई बात कही थी, वरना अब तक तो मैं इन्हें यही कहता था कि वापस आने की ज़रूरत नहीं है। भाई पूछने लगे, सब खैरियत तो है ना, कोई मसला हुआ है? अब मैं इन्हें क्या बताता कि इनके पीछे इनकी बीवी कैसी हरकतें कर रही थी। मैंने बस यही कहा कि आपकी याद आ रही है, हो सके तो आप लौट आएं। भाई कहने लगे कि मेरी वापसी मुमकिन नहीं है। कुछ ही देर के बातों के बाद भाई ने फ़ोन रख दिया और मैं फिर से गहरी सोच में डूब गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। और फिर इस रात भी भाभी मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुला रही थी। मैं इनके कमरे में पहुंचा तो वो फिर लेटी हुई थी और कमर का मसाज कह रही थी। मैं खामोशी से तेल की बोतल उठाए निगाहें फेर के बस बेदिली के साथ उनकी कमर का मसाज कर रहा था और सोच रहा था कि मेरे भाई के साथ बेवफाई करने के बाद वो किस तरह मुझसे अपनी कमर की मसाज करवा रही है। मुझे लग रहा था कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई आता है। यही देखने के लिए अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गया, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला डला हुआ था और भाभी घर में नहीं थी। मैं घर से दूर छुपकर खड़ा हुआ। काफी देर बाद घर वापस भाभी लौटी थी। वो पसीने से शराबोर थी। फिर वो घर का दरवाजा खोल के अंदर चली गई थी। मैं अपने रोजाना के वक्त पर ही घर में दाखिल हुआ और भाभी से पूछने लगा कि उन्होंने सारा दिन क्या किया। भाभी ने मुझे घर के कामों की तफसील सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बाहर भी गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही हैं। सारा दिन मैंने यूं ही बेचैनी के आलम में गुजार दिया। मैं भाभी का सच जानना चाहता था और फिर रात के वक्त भाभी ने मुझे फिर से कमरे में बुला लिया। मैं जानता था कि वो मुझसे मसाज करवाना चाहती होंगी, लेकिन मेरा दिल हरगिज़ भी इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा था। मगर जब तक भाई वापस नहीं आते, भाभी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। और ये सच था कि उनकी कमर में वाकई बहुत तकलीफ थी। उनकी आवाज़ पर मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने तेल की बोतल उठाई ही थी कि भाभी ने मुझसे बहुत ही अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं चौंक उठा। वो कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफ़ा था जब भाभी मुझसे अंधेरा करने का कह रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि भाभी लाइट क्यों बंद करवा रही हैं, लेकिन वो इसरार करने लगी। उनके बार बार कहने पर मैंने लाइट बंद की और जैसे ही मालिश करने के लिए उनके करीब बैठा तो भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मैं दंग रह गया और मुझे शदीद गुस्सा भी आया। वो अपनी हर हद पार कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी, नदीम, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोशनी में तुमसे ये बात कह सकूँ। इसीलिए मैंने तुमसे अंधेरा करने को कहा है। भाभी की आवाज़ में लर्जिश महसूस हो रही थी, जैसे वो रो रही हो। फिर उसके बाद भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी वो कहानी मुझे सुनाई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाभी कहने लगी, मैं बहन भाइयों में बड़ी थी। मेरे अब्बा बहुत बीमार रहने लगे थे, इसीलिए उनकी कोई खास नौकरी नहीं थी। मजबूरन मैंने नौकरी करके गुजारा करना शुरू कर दिया। सारा घर मैं ही चलाती थी। मैंने बहन भाइयों की शादियां कर दी और खुद अकेली रह गई। मेरी उम्र की वजह से मेरे रिश्ते आना बंद हो गए और मैं तन्हाई की जिंदगी काटने लगी। फिर मेरी जिंदगी में एक शख्स आया जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और मैं अपनी तनख्वाह उस पर लौटाने लगी। जब जितने पैसे मांगता मैं उसे दे देती। फिर उसने बताया कि उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उसे अपनी बहनों की शादियां करनी है, फिर वो मुझसे शादी करेगा। ये सुनकर मैंने अपनी तनख्वाह का काफ़ी पैसा उसे देना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बहनों की जल्द से जल्द शादियां करे और मुझसे शादी कर ले। मैं मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों का आसरा लिए जीने लगी थी। कई सालों तक मैंने उसकी मदद की और उससे अपनी सारी बहनों की शादियां भी कर दी। लेकिन जब मैं उसे शादी का कहा तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसे किसी जवान लड़की का साथ मिल सकता है क्योंकि वो काफ़ी तरक्की कर चुका था।
मेरी बदौलत ही उसने छोटा मोटा कारोबार भी जमा लिया था, और जब उसके पास सब कुछ आ गया तो उसे मेरी जरूरत ही ना रही थी। लेकिन इतने अरसे तक मुस्तकिल दो दो नौकरियां करने की वजह से मेरी कमर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। आए दिन मेरी कमर में दर्द रहने लगा था। मैं टूटकर बिखर गई थी, और फिर तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने मजबूर किया और मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन हर वक्त मुझे इस बात का पछतावा होता कि मैंने एक ऐसे शख्स के पीछे खुद को बर्बाद किया जो कभी मेरा था ही नहीं। ना ही मेरे बहन भाइयों ने मेरी कदर की, और ना ही मेरी मोहब्बत ने। फिर उससे भी बड़ा सितम मुझ पर उस वक्त टूटा जब मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई ने ऑस्ट्रेलिया में शादी की हुई है। तुम्हारे भाई ने कुछ दिनों पहले ही मुझे फोन करके बताया कि वो वहां शादी कर चुके हैं, और उन्होंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उस घर के लिए की है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह ही अपने होश खो बैठी। मेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर रहता कि मुझे सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत करके भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और ऐसे ही सोचों में गुम एक दिन मैं छत पर कपड़े धोते धोते गिर गई। इसकी वजह से मेरी कमर का दर्द दोबारा उठ गया। बहुत मजबूरी में मैं तुमसे ये मालिश करने का कहा, और फिर तुम मेरी मालिश करने लगे। मुझे खुद भी ये सब कुछ करवाते हुए शर्म आती थी, लेकिन मैं क्या करती, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं रहा था। कल मैं अपने घर गई थी। मैंने अपनी अम्मा को अपने शौहर की दूसरी शादी का बताया, और उनसे कहा कि मैं इस तरह कब तक जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अपने शौहर का घर मत छोड़कर घर आना, क्योंकि यहाँ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। मेरी भाभियां मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी। ये सुनकर मैं मजीद टूट गई और वापस घर चली आई। मैं जान गई हूँ कि मेरी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। मैं आज तुम्हारे सामने ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे मालिश करवाते हुए शर्म आती है, और फिर आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात पता चलनी ही है कि तुम्हारा भाई शादी कर चुका है और अब वो लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि खुद तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दूं। और तुम्हारे भाई की शादी की बात भी, ये कहकर भाभी फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी रो रहा था, मगर शुक्र था कि भाभी ने कमरे की बत्ती बंद करवा दी थी। कितनी देर हम दोनों बेआवाज रोते रहे थे। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि मेरे भाई ने भाभी के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। इनके साथ तो पहले ही इनके सगे बहुत बुरा कर चुके थे, और फिर अब भाई ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। मगर कहीं ना कहीं इनमें हम बहन भाइयों की भी गलती थी। हमने कभी भाई को वापस आने नहीं दिया था। उनकी उम्र बीत रही थी, वो कब तक तन्हा रहते, इसीलिए उन्होंने परदेश में ही किसी औरत से शादी कर ली थी। काफी देर गुजरने के बाद भाभी कहने लगी, मैं सारी जिंदगी इस घर में खामोशी से गुजार दूंगी। तुम्हारी खिदमत भी करूंगी और घर का ख्याल भी रखूंगी। बस तुम मुझे इस घर से कभी जाने का मत कहना। तुम्हारा भाई अब कभी लौट कर नहीं आएगा, और मुझे यहीं रहना है। मुझे डर है कि एक ना एक दिन तो मुझे इस घर से निकाल दो। मैंने भाभी से कहा कि ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको कभी यहाँ से जाने का नहीं कहूँगा। आपने इस घर को जिस तरह संभाला है ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप क्यों तन्हाई की जिंदगी को काटेंगी? मैं चाहता हूँ आप भाई से तलाक लें और मुझसे शादी कर लें। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी हैरान रह गई। मैंने उठकर कमरे की बत्ती जलाई, भाभी से कहा कि खुशियाँ आप पर भी खुलना चाहती हैं, आपका भी हक है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है, मैं जल्द नौकरी कर लूंगा। जब तक आप अपनी इद्दत मुकम्मल कर लीजिएगा, और फिर हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। आपकी और आपा की अच्छी दोस्ती है, जब आपा को सच पता चलेगा तो वो भी इनकार नहीं करेंगे। भाभी कहने लगी, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ी हूँ, लोग बातें बनाएंगे, दुनिया क्या कहेगी कि मैंने परदेश बैठे शौहर को धोखा देकर देवर से शादी कर ली। मैंने भाभी से कहा कि आपने इस दुनिया को क्या दिया है, और दुनिया ने आपको क्या दे दिया जो आप दुनिया के बारे में सोच रही हैं। मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। मेरी बात सुनकर भाभी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उसी वक्त आपा को फोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। आपा भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उन्होंने भी भाभी से माफी मांगी थी, और फिर भाभी ने भाई से तलाक ले ली थी। अब भाभी की अपनी इद्दत गुजार रही हैं, और मैं अपने फाइनल इम्तहान दे रहा हूँ। इसके बाद मैं भाभी से शादी कर लूंगा। आप लोग बताएं, क्या मेरा फैसला ठीक है? क्या मुझे अपने से 10 साल बड़ी औरत से शादी करनी चाहिए? ये फैसला मैंने दिल से किया है, बिना ये सोचे कि ये मुआशरा क्या कहेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस मुआशरे की क्या सोच है।